बिहार में महागठबंधन ने अपनी सरकार बना ली है और फिर से एक बार जो आरोप पहले लगते थे इस सरकार पर, जंगल राज और बाहुबलियों की सरकार, फिर से लगना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर कार्तिकेय पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, अपहरण मामले में बताया जा रहा है कि वो आरोपित हैं, उनको आत्मसमर्पण करना था जिस समय कोर्ट में, उस समय वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। अब उनकी जो है कि सदस्यता चली जाएगी, ऐसी कही बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कार्तिकेय अब इस्तीफा दे। तो इसमें क्या है कानूनी दाव पेच, और क्या इसमें अब कार्तिकेय को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, उनकी सदस्यता जो मंत्रिमंडल में खत्म हो जाएगी? इस तमाम मुद्दों पर बात करने के हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील श्री नंदन भारती हैं। सर, जो मामला सामने आया है, अब क्या जो मंत्री हैं, कानून मंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा क्या? अभी जो विधि मंत्री बने हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा क्या, इस आधार पर केवल कि उनके ऊपर केस है? तो ये इसका आंसर एक लाइन में होगा, नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में जो है इस बात को ध्यान में रखा गया कि यदि कोई व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा में सजा यदि उनको हो गई है, और सजा की भी अवधि, सजा बहुत सारे लोगों को मान लीजिए छोटा मोटा अपराध किया है तो भाई कम सजा है, यदि 1.5 साल को किसी को सजा हुआ, ट्रायल के दौरान सजा हो गई, तो उस व्यक्ति को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या है, नियम ये है कि यदि उनको जो सज़ा जो है 2 वर्ष तक या 2 वर्ष से अधिक, समझिए चीज़ों को, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की बात कही गई है, यानी 2 वर्ष का सज़ा हुआ तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन 2 वर्ष में एक दिन भी कम सज़ा का है तो उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। तो सज़ा की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है सेक्शन 8 है, आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में बना, और उसी में एक सेक्शन 3 जो है सो बाद में अमेंडमेंट करके भी जोड़ा गया। इसमें टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया तो उस आधार पर इलेक्शन कमीशन ने भी अपना रिकमेंडेशन दिया, तब जाके ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। अब इसीलिए केवल एक लाइन में आप समझिए कि अभी जो केवल किसी व्यक्ति पर मुकदमा लंबित है वो किसी व्यक्ति के डिस्क्वालिफिकेशन का आधार नहीं है। तो यदि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आज के डेट में मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जब कभी भी आखिर यदि कोई आदमी बीमार है, कोई बीमारी आएगा तो आप एक डॉक्टर से ओपिनियन लीजिए, वो चूँकि जो रिसर्च किया है जिस विभाग का। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ आ रहा है जहाँ कानूनी विशेषज्ञता की बात होगी उस पर भी कुछ लोग बयान दे देते हैं जो बिना अध्ययन के, वो गलत है। अब मुझसे यदि कोई, आप मेडिकल का यदि कोई इससे संबंधित किसी चीज़ पर बयान लेंगे तो मैं असक्षम हूँ, नहीं दे पाऊंगा। तो भाई हर ये तो टर्म्स एंड कंडीशन है कि कब सदस्यता जाएगी। लेकिन जो कार्तिकेय पे मामले दर्ज हैं, हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया था, निचली अदालत में भी उनकी जमानत अर्जी जो है खारिज हुई है। तो इन पर क्या मामला बना है और क्या हो सकता है आगे अगर कार्रवाई? बहुत अच्छा बात, ये एक बहुत ही, चूँकि सामान्य जनता जो है हिंदुस्तान की, ये जानना चाहता है कि अरे भाई वो मुकदमा हो गया, उनको जेल जाने की था, जिस दिन अपियर करना था उस दिन वो शपथ ले रहे थे, इसीलिए उनको नहीं बनना चाहिए था। एक ये भ्रम की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो गई है लोगों के बयान के बाद। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए, केस का चरण है, स्टेज है। किसी व्यक्ति पर आप एफआईआर करते हैं, आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने के बाद मान लीजिए वो झूठा है, जो कहिएगा 154 सीआरपीसी का बात करता है, किसी व्यक्ति पर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप लगेंगे, एफआईआर होगा। एफआईआर के बाद पुलिस अनुसंधान करती है, पूछताछ, साक्ष्यों का संग्रह, और उसको लगता है कि अरे ये जो आरोप लगा है ये बेबुनियाद है, ये आदमी का असत्य है। जो आदमी कह रहा है कि हमको गोली मारा, पता चला न खोखा मिला न गोली का निशान है, तो झूठा आरोप लगाया। तो पुलिस चार्जशीट जमा करती है और चार्जशीट में फाइनल रिपोर्ट होता है जिसमें वो अपना रिपोर्ट देते हैं कि इस तरह का मामला या तो सत्य पाया गया या असत्य पाया गया। उसके बाद वही फाइनल अथॉरिटी, नहीं तो क्या पता यहाँ पुलिस पैसे के बदौलत कुछ काम कर दे या गड़बड़ कर दे। तब वो क्या मामला होता है, न्यायपालिका के पास जाती है, यानी कि जज साहब के पास, कोर्ट में। जज साहब उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं। बहुत सारी चीज़ उनको लगता है कि नहीं, कुछ बातें सत्य लिखी गई है चार्जशीट में और कुछ बातें असत्य है, तो उसमें जो जज साहब होते हैं वो कॉग्निजेंस लेते हैं किसी भी मैटर को कि नहीं, इन धाराओं में हमको लगता है कॉग्निजेंस लेने का। कॉग्निजेंस ले लेने के बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम के बाद ट्रायल जब स्टार्ट होगा तो गवाही होगा, जो आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित करेगा कि हाँ ये मामला है। गवाही के बाद तमाम, देखिए हमारे यहाँ क्या है, भारतीय संविधान की जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें जो कानून का मूर्ति का प्रतीक है, आप उसमें देखेंगे कि आँख पे पट्टी है, यानी कि घटना स्थल को वो नहीं देख रही है। तो आँख पे और हाथ में तराजू है, यानी कि सबूत का भार दोनों को कहता है कि आप दोनों पक्ष अपना अपना सबूत रखिए, और सबूत जिनका जितना अहमियत होगा,
जिसका भार ज़्यादा होगा वो केस जीतेगा, जिसका हल्का होगा वो ये होगा। तो जो आदमी आरोप लगा रहे, इंडियन लीगल सिस्टम में जो एडवर्स जुडिशरी सिस्टम कहते हैं, कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसी को साबित करना पड़ता है कि ये व्यक्ति दोषी है, तो वो ट्रायल की लंबी प्रक्रिया। इस बीच में क्या होता है, लोग बेल के लिए जाते हैं कि भाई ट्रायल जब चलेगा क्या पता पुलिस हमको गिरफ्तार नहीं करे एफआईआर के आधार पर, तो लोग ट्रायल में चले जाते हैं। और ट्रायल में सॉरी वो बेल के लिए, इस बीच में बेल के लिए, हाँ, तो बेल भी दो तरह का होता है, एक एंटीसिपेटरी और एक रेगुलर। अभी फिलहाल समझिए तो एंटीसिपेटरी की बाहर से बाहर बेल हमको मिल जाए, जेल उल नहीं जाना पड़े, बोलचाल की भाषा में इसको यही कहते हैं। उसमें बेल देने के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को नहीं, ऊपर से चीज़ों को देखा जाता है। तो जज साहब को अनेकों केस में है, अनेकों आदमियों को है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला लेकिन रेगुलर बेल मिल गया। अनेक, ये कोई हम माननीय कानून मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, ये हमारा कानूनी प्रक्रिया है। इस केस में भी यही हुआ था कि देखिए, सबसे पहले इस केस में जो है, जो आपको ऑर्डर हम दिखा रहे हैं उसका अवलोकन हमने किया, तो ये एक ऑर्डर हमारे हाथ में जो है उसी केस के संबंध, ये जो जिस केस का अभी जिक्र हो रहा है कानून मंत्री का, उसका हमने अध्ययन किया कि आखिर मामला क्या, आखिर इतना तुल क्यों पकड़ रहा है। तो जब मैं उसके तथ्य को समझा तो एक केस जो है ये जो, एक मिनट बता दें कि यही ऑर्डर है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है, बाकी आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जब आप देखेंगे तो इस ऑर्डर में आप एक चीज़ देखेंगे कि 16/2/2017 को एक ऑर्डर एंटीसिपेटरी के लिए आया। तो एंटीसिपेटरी में कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, एंटीसिपेटरी का नहीं, आप कोर्ट में जाइए, इसको रेगुलर बिल में। 2017, उस टाइम में ना वो मंत्री थे और मेरे ख्याल वो एमएलसी भी नहीं थे, उस टाइम का है। उसके बाद क्या हुआ कि ये अब वो बोले कि अभी चार्जशीट वगैरह वो जमा करेगा तो क्या पता आप ये हो जाए सर। इस केस में क्या हुआ था, वो बिहटा में एक थाना 2014 में जो है सो एक केस दर्ज हुआ था, अपहरण का मामला था। तो इस पूरे केस को जब आप देखेंगे तो जो व्यक्ति अपहरण का, जिसके बारे में कहा गया है कि इसका अपहरण हुआ था, वो व्यक्ति रिकवरी हो गया, वो मिल गया। तो मिल गया तो उसका कौन अपहरण किया नहीं किया उसके लिए 164 का बयान हुआ, यानी कि जज साहब के पास वो पूछा गया। तो वो व्यक्ति 164 के बयान में उस व्यक्ति का, जिस पे माननीय कानून मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। उस कॉग्निजेंस के विरुद्ध में जो है वो हाई कोर्ट में आया मामला, और हाई कोर्ट में बोला कि देखिए हुजूर, हमारे जो व्यक्ति का अपहरण हुआ मेरा नाम ही नहीं बोल रहा है, एफआईआर तो कोई और व्यक्ति करा दिया, इन्फॉर्मेंट कोई बन गया, इसीलिए मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। वो मैटर भी यहाँ पर हाई कोर्ट में जो है 17/7/2022, हाल फिलहाल यानी 1 महीना पहले वो सुनवाई पर गई। लेकिन उसमें बोला गया कि चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज में आप इस बात को रखिएगा, और फिर यदि चार्ज फ्रेम हो जाएगा उस ऑर्डर को आप हमारे यहाँ क्वेश्चन के लिए आइएगा, चैलेंज कीजिएगा। ये बात माने उन्होंने, पेटिशनर के एडवोकेट ने इस चीज़ों को रखा, और ये कहते हुए उसको ऑर्डर को मैंने इस पेटिशन को वापस ले लिया। तो बेल यदि नहीं दिया गया या बेल का पेटिशन हमारा रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपराधी हो गया। ये कहा जा रहा है कि 16 तारीख को उनको आत्मसमर्पण करना था। यस, देखिए अब नहीं किए तो अगले अदालत अगली कार्रवाई क्या करती है? अगर किसी को आत्मसमर्पण के लिए बुलाया, आदमी हाजिर नहीं हो तो अगली कार्रवाई क्या? बहुत बढ़िया, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे पास उसका ऑर्डर भी है। ये जो थाना कांड संख्या का जिसका जिक्र हुआ, इस ऑर्डर को भी आप, अभी अपीयरेंस पर केस है। अपीयरेंस का मतलब कि कोई आदमी ट्रायल खुला, ट्रायल खुलने के बाद समन जाता है कि आप आइए कोर्ट में। कोई व्यक्ति किसी कारणवश नहीं गया, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कोर्ट उसके बाद कहती है कि जब आदमी, समन का मतलब कि प्यार से बुलाना कि आप आ जाइए। बार ये चीज़ होती है, ऐसा कोई ये नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं कि 3 बार या 2 बार। आप चीज़ों को, लोगों को चूंकि समझना चाह रहे हैं, समन का मतलब होता है कि इत्मीनान से कहता है कि आप इधर आइए, नहीं आएंगे तो कहता है वारंट, क्या इसको पकड़ के ले आओ, यानी पुलिस को कहता है, आदेश देता है कि पकड़ के ले आइए, तो उसको कहते हैं वारंट। में फोर्स होता है, ताकत होती है, क्या इसको ले आओ, इसके मर्जी के खिलाफ जहाँ मिलता है। तो वारंट भी फिर 2 तरह का, एक बेलेबल वारंट और एक नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट का मतलब कि जाएगा पुलिस, उसको पकड़ के ले आएगा, कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा, कहेगा हुजूर हमसे गलती हुई, हम बीमार थे, हम बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हैं, यदि बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ से वो छूट जाएगा। यदि बेलेबल वारंट पर भी वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तो नॉन बेलेबल, कि आपका देखिए केस छोटा मोटा है, फिर भी आप कोर्ट के आदेश पर भी आप कोर्ट में उपस्थित नहीं रहे तो नॉन बेलेबल हम करेंगे। तो इनका जो केस का स्टेज है वो नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ था,
जैसा हमने मैंने ऑर्डर की बात जो इनके तथ्यों को जो हमने हालांकि कागज का अवलोकन अभी इस बिंदु पर नहीं किया है, लेकिन नॉन बेलेबल वारंट यदि फर्स्ट टाइम पहले तो समन हुआ, फिर समन के बाद नॉन बेलेबल वारंट, पहले बेलेबल आएगा फिर नॉन बेलेबल, फिर उसके बाद भी यदि उपस्थित नहीं होता है तो 82, 83 यानी कि कुर्की जब्ती इत्यादि का प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो इतना अर्ली स्टेज में जो बात कहा गया, हालांकि अभी बहुत सारे शुरुआती दौर में ये शुरुआती दौर का चीज़ है, इतनी बड़ी बात नहीं है। इल्ज़ाम कितना भी बुरा हो, लेकिन भाई वो जो भी चीज़ है इल्ज़ाम लगा देना, उसको साबित करना, ये बहुत कठिन चीज़ होती है। तो केवल यदि इसी आधार पर यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाए और इस आधार पर वो मंत्री विधायक बनने के क्वालिफिकेशन को नहीं करेगा, तो आज के डेट में जो हमारे भारतीय संविधान में जो नेता होते हैं वो संघर्ष करते हैं रोड पर, सरकार और व्यवस्था के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाएंगे तो मुकदमे तो होना स्वाभाविक है। 353 लग जाएगा। सरकारी कार्यों में आप ये अवरोध किया तो हो गया आपराधिक इतिहास। तो अनेकों नेता, मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, हर एक नेताओं को देखिए जो आपको मिल जाएगा, लगभग नेता ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जो आपको मिलेगा फिर तब तो भाई मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपराध केवल आरोप बना देना अपराधी किसी व्यक्ति को नहीं बनाता है। अपराधी तब होता है जब ट्रायल के दौरान, ये पूरी सुनवाई के बाद यदि किसी व्यक्ति पर हो गया तब होगा। इसीलिए बलहार मैं यही कहूँगा कि कानून मंत्री को केवल इस आधार पर कि वो आरोपी हैं, वो लीगल, देखिए कानूनी फिर ये अलग एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड अलग होता है। नाम को इतना बदनाम कर दो कि कोई सरकार लेकिन इस केस में केस जिस स्टेज तक पहुंचा है, जिस चरण तक है, इसके मुताबिक उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर कोर्ट कोई बड़ी कदम उठा सकती है अभी हाल फिलहाल, इस पे जरा एक चीज बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपको कह दूं कि कोई मंत्री यदि जेल भी चले गए तो भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी जब तक सजा याफ्ता नहीं हो। और बेल के टाइम में जज साहब को ये 2-3 चीज़ देखना होगा, नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है, और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति को हम बेल कोर्ट करी कि हम दे रहे हैं, वो भागने की संभावना कितनी है। इनको हम दे दें, क्या पता विदेश भाग जाए, कभी आए ही नहीं। तो भाई मंत्री हैं, वो छोड़ के कहाँ प्रदेश चला रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी अब बढ़ गई कि वो नहीं छोड़ के भाग सकते हैं। तो जब कभी भी ट्रायल में इनको बुलाया जाएगा वो जाएंगे आएंगे। तो ये सब एक ग्राउंड में, केवल माननीय कानून मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल पैरेलेंस में बात कर रहा हूँ, और ये सब चीज़ चलता रहता है। तो इस आधार पर इस्तीफा के लिए कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता। हाँ, इस्तीफा की एक पॉलिटिकल इंटरनल स्टैंड होता है कि भाई सरकार चलाने वाले लोग चाहते हैं कि जनता को, जैसे मैंने एक एक चीज़ बताया, बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं ये कानूनी व्याख्या है, जनता कहता है बेदाग लोगों की कमी थी क्या जो आपने बना दिया। तो ये एक अलग इशू हो सकता है, और उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पावर है, किसी को भी कहेंगे कि भाई आप इस्तीफा दीजिए। मंत्रिमंडल का गठन ही उनके रिकमेंडेशन से राज्यपाल जी करते हैं। मुख्यमंत्री के मर्जी का है तो वो एक अलग, लेकिन इस केस के आधार पर उनको कोई नहीं हटा सकता है। तो हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील सुनंदन भारती थे, और यही सब दलील है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो आपको हम स्क्रीन में लगा के दिखा देंगे। स्क्रीनशॉट इसका हमारे पास मौजूद है। इस आधार पर, और जो जिस स्टेज में केस है, जो आरोप उन पे लगे हैं, इस आधार पर माननीय मंत्री कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर कार्तिकेय को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ना ही अभी कोर्ट उन पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि उनको सिर्फ इस जो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए दायर किया था उसको लेकर के उनको बुलाया गया था, उससे ज़्यादा कुछ मामला नहीं है ना सर। जो भी लीगल खबर है और उस मामले में उचित जो खबर है आप तक पहुंचाने का काम किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।